अकाउंटिंग की वो कंसेप्ट जो बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जिन पर आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, उनके ऊपर हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कुछ एक बिंदु लास्ट वीडियो में हमने शामिल किए थे, उनसे आगे के बिंदुओं को आज इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। तो चलिए शामिल करते हैं उन बिंदुओं को। पहले हमने देखा था द्विपक्षीय अवधारणा के बारे में, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के बारे में, रूढ़िवादिता की अवधारणा के बारे में, यानी 3 टाइप की कंसेप्ट हमने देखी थी। सेपरेट एंटिटी की देख ली, डुअल एस्पेक्ट की देख ली और कंजर्वेटिज्म देख ली। नेक्स्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में पूर्ण प्रकटीकरण, प्रदर्शन या अभिव्यक्ति की अवधारणा। इसे हम फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो अवधारणा है वो ये कहती है कि आप जब अकाउंटिंग बनाते हैं तो अकाउंटिंग में जितने भी आपके फैक्ट्स है, जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उन सभी को आपको फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। जब कोई इन बुक्स को पढ़े या जब कोई इन अकाउंट्स को अपने यूज में ले, उस समय उसको इन सूचनाओं से पूरा अर्थ निकल जाना चाहिए, कंप्लीट वो ये समझ पाए कि आप एक्चुअल में इन सूचनाओं के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा अकाउंटिंग में जब हम एंट्रीज नोट करते हैं तो उसके नीचे नरेशन लिखते हैं, विवरण। नरेशन जो हम लिखते हैं उस नरेशन को इसी अवधारणा के कारण से लिखते हैं। और आपने बैलेंस शीट के नीचे कई बार कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा हुआ देखा होगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी लिखने का कारण यही होता है। उन्हें हम फुटनोट के रूप में नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट के नीचे। ये फुली डिस्क्लोज वाली कंडीशन है कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं उनको अकाउंटिंग में इंक्लूड कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में इंक्लूड कीजिए, नहीं तो आप अकाउंटिंग के नीचे फुटनोट के रूप में भी अलग से उनको शो कीजिए। तो एक तो आपका नरेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंट्री में नरेशन कौन सी अवधारणा का प्रतीक है, या आपको यूं पूछा जा सकता है कि संदिग्ध दायित्व जो बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाते हैं वो किस अवधारणा के अधीन दिखाया जाता है। इसका आंसर आपका होगा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। महत्वपूर्णता, सारता, तथ्यात्मकता, भौतिकता, ये जो नाम है ये अपनी अगली अवधारणा से संबंधित है। इसे हम इंग्लिश में मेटेरियलिटी कहते हैं। इस कंसेप्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसका भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है वो भी देख लेते हैं। मोस्टली मैंने आपके लास्ट वीडियो में जो इंक्लूड किया था रूढ़िवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म, उसमें से क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला जो आपका अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी हमने नोट किया है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा में, वो भी आपका पूछा जाता है। अभी हमने पूर्ण प्रकटीकरण पढ़ा, उसका अपवाद ये वाली अवधारणा मानी जाती है। अपवाद इसलिए क्योंकि इसका काम ही ये है कि जो सौदे महत्वपूर्ण हैं उन्हीं मदों को दिखाइए, बाकी मदों को मत दिखाइए। जबकि ऊपर वाली आपको क्या कहती है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, कि उन सब को दिखाइए जो कुछ आपकी सूचनाएं आपने अकाउंटिंग में यूज की है, और ये कहता है केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं को शामिल कीजिए। तो इसलिए ये उसका अपवाद हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा का अपवाद कौन सी अवधारणा है, या आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महत्वपूर्णता की अवधारणा किसकी विपरीत है। इसमें यह माना जाता है कि केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही आपको शामिल करना है, अन्य तथ्यों को इसमें शामिल नहीं करना है। महत्वपूर्ण तथ्य वे हैं जो संबंधित उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। आपने अकाउंटिंग में ये भी देखा होगा कि आपको जो अमाउंट है उसको राउंड ऑफ करना होता है। 1 रुपये के पूर्णांक में हम रुपए को लिखते हैं, जैसे 0.50 है तो उसको हम अगले रुपए के पूर्णांक में बदल देते हैं, 0.49 है तो उसको पिछले रुपए के पूर्णांक में रखते हैं। तो ये जो काम किया जाता है ये भी आपकी महत्वपूर्णता की अवधारणा के कारण ही किया जाता है। इसी अवधारणा के कारण कैलकुलेटर को संपत्ति न मानकर स्टेशनरी खर्च के रूप में दिखाते हुए, व्यापारिक खर्च के रूप में दिखाते हुए लाभ हानि खाते में शामिल किया जाता है। क्योंकि कैलकुलेटर महत्वपूर्ण नहीं है संपत्ति के रूप में, वो बार बार आपका उपयोग होता है, इसलिए केवल महत्वपूर्ण मदों को संपत्ति के रूप में शामिल किया जाना है। इसी अवधारणा के कारण व्यवसाय में होने वाले छोटे छोटे खर्चों को एक ही हेडिंग में ले लिया जाता है, सन्ड्री एक्सपेंसेज में। जैसे सफाई का खर्चा इंक्लूड करना है तो सफाई के खर्चे को सन्ड्री एक्सपेंसेज में ले लेंगे। आपको
चाय पानी का खर्चा है, रिफ्रेशमेंट का खर्चा है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में ले लेंगे। पेटी एक्सपेंसेस जितने भी आते हैं वो सारे सन्ड्री एक्सपेंसेस में काउंट करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से वे खर्चे जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते रहते हैं, उन्हें हम सन्ड्री एक्सपेंसेस हेडिंग में डाल देते हैं। कम मूल्य की संपत्तियों को आयगत व्यय मान लिया जाता है, जैसा मैंने कैलकुलेटर के बारे में बताया। ऐसी और कोई अन्य कम मूल्य की संपत्ति है उसको हम आयगत व्यय के रूप में शामिल कर लेते हैं। मान लीजिए आप ऐसी संपत्ति को जो कम मूल्य की है उसे असेट्स के रूप में काउंट करवाना भी चाहते हैं, तो हम उसे असेट्स में लिखने के बाद में वर्ष के अंत में 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसे P&L से ही काउंट करवा देंगे, P&L पर ही चार्ज कर देंगे। यानी महत्वपूर्णता की अवधारणा आपको छोटे मोटे खर्चों की तरफ इंक्लूड नहीं करवाकर केवल व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौदों को ही शामिल करने के लिए कहता है। ये नहीं कहता है कि आप सौदे छोड़ दो, बल्कि महत्वपूर्ण किस दृष्टि से है, जिस दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी दृष्टि से उनको इंक्लूड करने का कहा गया है। मान लीजिए कोई कैलकुलेटर का लेन देन करने वाला व्यापारी है तो उसके लिए कैलकुलेटर महत्वपूर्ण है, इसलिए वो क्या करेगा, उसको स्टॉक के रूप में काउंट करेगा और लेन देन में दिखाएगा सेल परचेज के रूप में। लेकिन कोई ऑफिस में अगर स्टेशनरी के साथ में कैलकुलेटर लेकर आ रहा है तो उसके लिए कैलकुलेटर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लूज टूल्स उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उसको बार बार काम में लेना पड़ रहा है, मान लीजिए छोटे कील पाती उसके बार बार काम में आते हैं, तो वो लूज टूल्स को अगर उसकी कम राशि है तो वो उसी वर्ष में चार्ज कर सकता है जिस वर्ष में उसने खरीदा है। इसके बाद है चालू उद्यम अवधारणा, सतत संस्थान अवधारणा, यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यह अवधारणा मान के चलती है कि व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा। इसके जितने भी लेन देन या जितनी भी विधियां अपनाई जाएगी वो यह मानकर अपनाई जाएगी कि व्यापार दीर्घ अवधि तक रन करेगा, लॉन्ग टर्म तक रन करेगा। यह मानते हुए उसकी विधियां अपनाई जाती हैं, उसके नियम कायदे बनाए जाते हैं। व्यवसाय बिना किसी रुकावट के भविष्य में चलता रहेगा, यह इस अवधारणा का मूल भाग है। इसी के कारण संपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। स्थायी संपत्तियों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है, लेकिन व्यापार जो भविष्य में बंद होने की स्थिति में है वो अपनी संपत्तियों को बाजार मूल्य या चालू मूल्य पर दिखाता है, क्योंकि उसे भविष्य में अपने व्यापार को वाइंड अप करना है। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो अपना जो कुछ बैलेंस बनेगा उसी से असेट्स लायबिलिटीज का निपटान करेगा। खर्चा, संपत्ति, दायित्व, इन सब का जो वर्गीकरण किया गया है वो भी इसी अवधारणा के कारण है। जैसे खर्चा आपका आयगत है, पूंजीगत है, संपत्ति आपकी स्थायी है कि चालू है, दायित्व आपका दीर्घकालीन है कि अल्पकालीन है। यह सारे जो वर्गीकरण किए गए हैं ये इसी अवधारणा की देन है। ये आपका क्वेश्चन बनता है जो आगे वाला पॉइंट है, आपके बैलेंस शीट में या आपके अंतिम खातों में अगर आप बकाया आय, बकाया खर्च, अग्रिम आय, अग्रिम खर्च के संबंध में किसी भी प्रकार का समायोजन करते हैं तो वह समायोजन इसी अवधारणा की देन है। यही अवधारणा कहती है कि व्यापार चलता रहेगा तो आप आने वाली अवधि का समायोजन अभी करो, बीती हुई अवधि का भी समायोजन अभी करो, क्योंकि व्यापार चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो बकाया राशियों का और अग्रिम राशियों का समायोजन चालू वर्ष में ही करते हुए आगे बढ़ना होता है। यह इस अवधारणा की देन है। तो आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सारा कुछ एडजस्टमेंट आपका इसी कंसेप्ट के कारण होता है। और ऐसे कंसेप्ट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए।